गुड मॉर्निंग क्लास। बैठिए बाबू आप लोग। एक लड़की एडजस्ट करा लो लोग कहीं। कहीं कहीं एडजस्ट करा लीजिए बाबू एक लड़की को। इधर जगह नहीं है, बगल में जब नहीं जगह है तो खिसक के बैठो ना बाबू। एडजस्ट कीजिए उसको कैसे भी, इधर चाहे उधर। चार कोना का मुंह बनाएगी से घसकने को बोलो तो। दिन भर ना बैठना है, 1 घंटा बस बैठना है। लड़की सबको जूलॉजी से उठा के बॉटनी में डाल देते हैं। ठीक रहता कि नहीं जी आप लोग का? सीबीएसई वालों के लिए अलग बनाते को। इसको डालते तो अपुष्पोद्भिक में। इससे पहले के क्लास में आपको क्या बता दिए थे? प्रदूषण बताया था। ओकरा कौन सी कह रही है? झगड़ा करिएगा जी, बतिया रही है बतिया तो कैसे? 3-4 को सवाल पूछे शांत जाए तो कहीं कौन सी बतियाती है? सब बिना मतलब कुछ बतियाएगी सब। प्रदूषण बता दिए थे। प्रदूषण लास्ट टॉपिक होता है आपके बॉटनी का। देखिए ध्यान से, केवल मानव के कारण अगर पर्यावरण की क्वालिटी में ह्रास होगा या कमी आएगी तो उसे हम लोग कहते हैं प्रदूषण। लेकिन अगर प्रकृति के कारण बड़े पैमाने पर उथल पुथल हो गया तो अवनमन, पर्यावरण अनुमन। ज्यादा खतरनाक होता है पर्यावरण अवनमन। बट दिक्कत ये है कि पर्यावरण अवनमन कभी कभी आता है और पर्यावरण प्रदूषण कंटिन्यूअस चल रहा होता है। अरे यार तुम लोग किस दुनिया के आदमी हो यार? 4 को क्या खड़ा हो जाता है सब? बैठ जाओ लोग वहां से। प्रोजेक्टर के कम से कम पीछे खड़ा हो, प्रोजेक्टर के सामने नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा क्या आता है, कंटिन्यूअस होने की वजह से दिक्कत करता है वो। और पर्यावरण अवनमन जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। पर्यावरण अवनमन कंटिन्यूअस नहीं होता। पर्यावरण प्रदूषण में भी जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायो क्या होता है? डिग्रेडेबल। बाल टूट के यहीं रह जाता है। बाल बहुत बड़ा हो गया जी मेरा, कटवाने को बोल देना याद से। अगवा आके चल जाता है तो दिमाग खराब होने लगता है। ध्यान से समझिए, बायोडिग्रेडेबल ज्यादा खतरनाक होते हैं कि बायो नॉन डिग्रेडेबल? बायो नॉन डिग्रेडेबल। प्लास्टिक किसमें आएगा? नॉन डिग्रेडेबल। सूक्ष्म जीव अनअपघटनीय। देखिए हिंदी में ना किसी चीज की वैल्यू कम हो जाती है। अगर ऐसे कहिएगा सूक्ष्म जीव अनअपघटनीय तो लगेगा छोटा मोटा बात कर रहा है। ऐसा इंग्लिश बोलिए बायो नॉन डिग्रेडेबल तो कहे ओ माय गॉड, पढ़ा लिखा है। तो कुछ कुछ चीज इंग्लिश में बड़ा अच्छा लगता है, हिंदी में कौन कौन चीज, कुछ कुछ चीज हिंदी में सही लग। अब जैसे इंग्लिश में कहिएगा प्रधानाचार्य, प्रचार्य, प्रधानाचार्य, हिंदी में अजीब लगा, प्रिंसिपल पावरफुल लगता है थोड़ा। तो वैसे ही आप इसको चाहें तो आप सूक्ष्म जीव अनअपघटनीय कहिए या बायो नॉन डिग्रेडेबल। खतरनाक होता है बायो नॉन डिग्रेडेबल। लोहा वगैरह ये सब किस में आते हैं? बायो नॉन डिग्रेडेबल। तो नॉन डिग्रेडेबल जो होते हैं खतरनाक होते हैं। डीडीटी, प्लास्टिक कचरा, ई कचरा, ये सब डीडीटी होता है। सीवेज जो होता है, सीवेज को बोलते हैं वाहित मल। सीवेज को क्या कहा जाता है? वाहित मल, बहता हुआ कचरा, वाहित मल। वो भी बायो डिग्रेडेबल होता है, बशर्ते आप उसमें प्लास्टिक वगैरह न फैलाइए। अब प्रदूषण बाबू कई टाइप के हो गए। प्रदूषण क्या होता है ये तो समझ में आ गया। प्रदूषण यानी पोल्यूशन अलग अलग जगह से। पानी में फैलेगा तो जल प्रदूषण, मिट्टी में हुआ तो मृदा प्रदूषण, हवा में हुआ तो वायु प्रदूषण, परमाणु बम फोड़ दिए नाभिकीय प्रदूषण, ये टीवी टावर इलेक्ट्रॉनिक ये सब जितना है उससे आपका हो जाता है रेडियो एक्टिव प्रदूषण। हल्ला करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? साउंड पोल्यूशन। जैसे यहाँ पे अभी हल्ला, ऐसे हल्ला करेंगे तो साउंड प्रदूषण।
अलग अलग प्रदूषण होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। क्या करते हैं? एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। पहले स्टार्ट करते हैं जल प्रदूषण। किसे? जल, क्योंकि आपके मटेरियल में पहले क्या दिया है? जल पर, वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, अंग्रेजी में वाटर। कौन सी है पकड़ लो? वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण किसे कहा जाता है? देखिए ध्यान से समझिए। जल में घुलने वाले ऐसे चीज जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, उन्हें हम जल प्रदूषण में रखते हैं। इसको पीने से अलग अलग बीमारियां होती है। समझिए, एक नैनो टेक्नोलॉजी होता है, नाम सुने? नैनो टेक्नोलॉजी। एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर कितना? -9। -9 10 -10 करेंगे तो एंगस्ट्रॉम में चला जाएगा। आजकल दुनिया में सबसे फेमस हो रहा है नैनो टेक्नोलॉजी। मतलब 1 मीटर जो है ना, नैनो, देखिए नैनो टेक्नोलॉजी इतना छोटा होता है, 10 के पावर -9 का मतलब होता है 1/10 के पावर 9। 1/10 के पावर 9। अगर हम 1/10 कहते हैं तो इसको कितना टुकड़ा में तोड़ना है? 10 टुकड़ा। 10 टुकड़ा में। अब समझिए ध्यान से, ये 1 मीटर का लेंथ है। 1 मीटर है। किसका लेंथ है? 1 मीटर का। अगर हम कहते हैं 1/10 तो इसको कितनी टुकड़ों में तोड़ेंगे? छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं 1/100 और छोटा हो जाएगा। अगर कहते हैं 1/1000, कहेंगे 1/10,000, 1/1,00,000, हाँ, 1/10,00,000, कैसा हो जाएगा? और छोटा। ये बताइए तो कितना टुकड़ा होगा? बहुत छोटा हो जाएगा, एकदम छोटा हो जाएगा, एकदम दिखेगा ही नहीं। तो जब किसी चीज में 9 1 लिख के कई को जीरो बनाना है, 9 को, 3 3 6 3 9, तो उतना छोटा चीज को हम क्या कहते हैं? नैनोमीटर। क्या कहेंगे? नैनोमीटर। नैनोमीटर के नाम से जानते हैं। इतना छोटा होता है नैनोमीटर। तो कोई भी चीज आजकल किस पर काम कर रही है? नैनोमीटर पर। एकदम बारीक से बारीक पत्तियों में मिलने वाला छेद किसमें आएगा? नैनोमीटर। हमारी त्वचाओं में जो छेद है कैसा है? नैनोमीटर। तो जब कभी आप किसी भी पार्टिकल्स को इतना ना टुकड़ा तोड़ दे कि वो किसमें चला है? नैनो पार्टिकल। किसी पार्टिकल को जब आप किसमें तोड़ देते हैं? नैनो पार्टिकल। अब वो पार्टिकल हमारे लिए शरीर उसे पचा सकता है। खड़ा लोहा पचा पाएगा, लेकिन वो अगर उसे नैनोमीटर में एकदम टुकड़ा कर देंगे तो क्या करेगा? पचा। क्वेश्चन भी पूछेगा कि किसी हमारे शरीर किसी धातु को पचा सकता है कि नहीं? पचा सकता। कब? वो धातु कैसा होना चाहिए? नैनोमीटर। हमारे शरीर में आयरन है या नहीं है? किस फॉर्म में है? नैनो, एकदम छोटा छोटा लेके छड़ चबाइए। आयरन की कमी हो गई है, टाटा छड़ ले लिए, चबाते रहे। हाँ, एनीमिया हो गया है, छड़ चबा रहे हैं, मर जाइएगा तुरंत वहां पे। क्योंकि आपको किसमें करना पड़ेगा? नैनोमीटर। नैनोमीटर में करना पड़ेगा। नैनो, इंडिया पुणे की एक कंपनी थी, उनके वो बड़े सीईओ थे, वो आए थे यहाँ पर, वो नैनो कंपनी में काम करते हैं। कुछ कुछ चीज दूध दे के गए। हम आपको दिखाएंगे कैसे वो इतना छोटा होता है। सोचा नैनोमीटर हम देखेंगे कैसे वो किस तरह से लोहा का नैनोमीटर करना है, तांबा का। तो नैनोमीटर में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नैनोमीटर से बड़ा है तो क्या हम पचा सकते हैं? कोई भी पदार्थ अपनी नेचर चेंज कर देता है। कब? नैनोमीटर में। जो लोहा नुकसान करता है नैनोमीटर में पच जाता है। नुकसान करने वाला लोहा नैनोमीटर में पच जाता है। तो ये बड़ा फायदा होता है। तो जल प्रदूषण में अगर हम लोहा को नैनोमीटर में मिला दे, किसमें मिला दे? नैनोमीटर में मिला दे, तो क्या होगा? वो काम करेगा या अच्छा रहेगा या खराब? अच्छा। लेकिन अगर नैनोमीटर को हटा के और बड़ा किसी चीज बड़े पार्टिकल में मिला दे, क्या करेगा? दिक्कत। तो जल प्रदूषण नैनोमीटर के मिलने की वजह से नहीं होता है, बल्कि वो होता है बड़े पार्टिकल के। तो जल में अलग अलग पदार्थ मिले रहते हैं, जिससे क्वेश्चन पूछेगा, आपको बताना पड़ेगा। जैसे लोहा, क्या हो गया? लोहा। लोहा के कारण कौन सी बीमारी होगी भाई? विल्स, सिरोसिस। लोहा से सिरोसिस। तांबा से कहेगा विल्सन, तांबा से विल्सन। आर्सेनिक, आर्सेनिक से व्हाइट फूड, कैडमियम, इटाई इटाई,
कैडमियम, कैडमियम से इटाई, इटाई, कैडमियम से इटाई। नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम। पारा यानी Hg, मिनी माता, पारा से मिनी माता। लोहा से बोलिए सीरोसिस, लोहा से, लोहा से, लोहा, लोहा, तांबा विल्सन, तांबा, 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 आर्सेनिक व्हाइट फूड, आर्सेनिक व्हाइट फूड, आर्सेनिक, आर्सेनिक व्हाइट फूड, खजुआ टाइप का रोग होता है आर्सेनिक में, व्हाइट फूड वगैरह, जोड़ पे क्या होने लगता है, खुजली वगैरह होने लगता है, उसे क्या कहते हैं, व्हाइट फूड, आर्सेनिक से व्हाइट। कैडमियम इटाई, इटाई, कैडमियम इटाई, इटाई, कैडमियम। क्वेश्चन पूछा था इटाई, इटाई में कौन सा अंग प्रभावित होता है, किडनी। इटाई, इटाई में कौन सा रोग, किडनी डिस्टर्ब हो जाता है। इटाई, इटाई में, इटाई, इटाई में किडनी, इटाई, इटाई में किडनी। नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये छोटे बच्चों में होता है, नीला पड़ के मर जाता है बच्चा। पानी में अगर नाइट्रोट रहेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। इटाई, इटाई किसके कारण, कैडमियम, इटाई, इटाई विल्सन। तांबा कहो या कॉपर कहो, कोई अंदर थोड़ी होता है, अंग्रेजी उसी का होता है। चलिए बताइए बाबू, विल्सन, सिरोसिस, सिरोसिस, व्हाइट फूड, ब्लू बेबी सिंड्रोम, इटाई, इटाई, कैडमियम। पारा से मिनी माता, पारा से मिनी माता, पारा, ये सब किसके प्रदूषण है बाबू, जल, किसके, जल पर। नाइट्रेट, ध्यान से बोलिए, लोहा से, लोहा, तांबा, आर्सेनिक, कैडमियम, कैडमियम, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। नाइट्रेट, पारा, पारा, आप बताइए। इटाई, इटाई रोग, विल्सन, हिंदी बोलो ना, तांबा, विल्सन, मिनी माता होता है, मीना माता नहीं, बता रहे हैं। मिनी माता रोग नीचे वाला रह गया, बता देंगे। मिनी माता जो होता है पारा के कारण होता है रोग, किसके कारण, पारा। जब पानी में पारा की मात्रा रहेगी आपके शरीर में, मिनी माता नाम का रोग हो जाएगा, आपका शरीर लॉक हो जाएगा, जहां तहां से क्या हो जाएगा, बंद होने लगेगा, काम करना शरीर छोड़ देगा। धीरे धीरे शरीर के हर एक अंग जकड़ने लगेंगे और एक ऐसा समय आएगा कि आपकी शरीर क्या हो जाएगी, मृत्यु होगी, मर जाएंगे, आपका काम खत्म। यही बकलोलवा हो गया। सुने हो क्या हुआ, बताओ, मिनी माता कौन सा रोग है। अरे यार तुम लोग ना मात्रा को लेके नौटंकी करते हो, मिनी माता, मीना माता, उस सब अभी समझा दिए। बताओ, मिनी माता रोग पारा से होता है, इसमें क्या होता है बताओ। शरीर पतला हो जाता है शरीर लॉक होने लगता है, शरीर क्या होने लगता है, लॉक होने लगता है। चलिए ध्यान से देखें, अब आगे समझाते हैं। ये हो गया ना, ये पहली बार ये बीमारी जापान में फैली, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, विल्सन, इटाई, इटाई, लोहा से, पारा से, पारा, नाइट्रेट, नाइट्रेट, पारा, लोहा, लोहा से सिरोस, कैडमियम, आर्सेनिक, आर्सेनिक व्हाइट, आर्सेनिक, आर्सेनिक, कैडमियम, कैडमियम, आर्सेनिक, कैडमियम, आर्सेनिक, नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, पारा, पारा, नाइट्रेट, कैडमियम, आर्सेनिक, लोहा, कॉपर, तांबा, लोहा, लोहा, नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम।
सिंड्रोम, समझिए ध्यान से, ये तो अधिकता के कारण होती है ऐसी ऐसी बीमारी। पानी में ये सब चीजों की मात्रा नहीं रहनी। अच्छा, ये अगर नैनो पार्टिकल में रहेगा तो कोई दिक्कत है? तो आप कोई दिक्कत, लेकिन नैनो पार्टिकल में रहता क्या है, वो तो बड़े बड़े पार्टिकल्स में रहता है। और नैनो पार्टिकल तो आपको ऐसे भी जो 10 माइक्रोन में रहते हैं सब, वो हवा में भी आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन माइक्रोन से भी छोटा कौन सा होता है? नैनोमीटर। जल के अंदर कभी कभी नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या हो जाती है? अधिकता। ये अधिकता को हम लोग, ये जल के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि पेड़ पौधे वनस्पति को उगने के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की जरूरत होती है। सर गुरुजी वर्ल्ड में, अच्छा चलो वर्ल्ड, सर ब्लू बेबी सिंड्रोम में माइटोकांड्रिया चेंज करना होता है क्या? ब्लू बेबी सिंड्रोम बहुत खतरनाक बीमारी है बहू। अगर हो जाता है 90% केसेस में, 99% केस में जान लेके चला जाता है। कुछ कुछ बीमारी बहुत खतरनाक होते हैं। देखिए, पानी में अगर किसकी मात्रा बढ़ गई, नाइट्रोजन, और किसकी, फास्फोरस। आपको ही पता है कि किसी पेड़ वनस्पति लगाने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 4:2:1 चाहिए। तो ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए? नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये तो बहुत कम भी रहेगा। तो अगर पानी में नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाए? बढ़ जाए, साथ में फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाए, तो उसमें पेड़ पौधे, उस पानी में नए नए पेड़ पौधे निकलने की संभावना बढ़ेगी कि घट जाएगी? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। नए नए पेड़ पौधे निकलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो ऐसे वजह से उस पेड़ के पानी के ऊपर काई जम जाएगा, यही तो फिर शैवाल जम जाएगा, नहीं तो उसके ऊपर जलकुंभी जम जाएगा। इतने चीज जम जाएंगे कि वो उसके ऊपर पूरी पूरी हरे 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 पेड़ पौधे क्या कर जाएंगे? छाप जाते हैं। आप देखे होंगे तालाब वगैरह में, आपके गांव का तालाब होगा, उसके ऊपर हरा रंग का पूरा क्या क्या छाप लिया है? काई। नहीं तो क्या कर दिया? जलकुंभी। जलकुंभी तो बड़ा बड़ा पौधा होता है, इतना बड़ा बड़ा, वो छाप लेता है। इससे दिक्कत क्या होता है कि तालाब के नीचे जी रहे मछली, कछुआ, जलीय जीव, इन्हें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती है। अब धीरे धीरे उसमें से, वनस्पति में से, वो क्या होने लगते हैं? मरने लगते हैं। जलकुंभी होता है, अब देखें कि नहीं, जलकुंभी जलकुंभी होता है वहां पे, तो उस जलकुंभी का पौधा 1 फीट का होता है, इससे ज्यादा नहीं। अब वो अगर पानी पे नाइट्रोजन फास्फोरस जो है वो अगर उसकी मात्रा ज्यादा है, तो जलकुंभी वगैरह निकलना चालू होगा और वो ऊपर छाप लेगा। मछली निकलेगी सांस लेने के लिए, उसका थुथुरे लड़ जाएगा, इसे निकलेगी, लड़ जाएगा, कहेंगे सांस कैसे लेते हैं, जाओ सुसाइड कर लेते हैं। मछली क्या कर लेगी? सुसाइड कर लेगी। समझे कि नहीं? मछली क्या कर लेगी? अरे सुसाइड क्या करेगी? खुद ही मर जाएगी। तो जब कभी भी ये ज्यादा चीजों की मात्रा बढ़ जाए तालाब में, नाइट्रोजन फास्फोरस की, तो इसे क्या कहा जाता है? स्वपोषण। क्या कहते हैं? स्वपोषण। अपने से पोषण मिल जाता है। क्या मिल जाता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये क्या जलीय जीव के लिए अच्छा होता है? स्वपोषण जलीय जीव के लिए क्या होता है? घातक होता है। उन्हें किस चीज की कमी हो जाती है? ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिस वजह से क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। ऐसी घटना हैदराबाद में हुआ है। कहाँ हुआ है? हैदराबाद। हैदराबाद में एक झील है जिसका नाम है हुसैन सागर। हैदराबाद में झील का नाम क्या है? हुसैन सागर। हुसैन सागर झील में किसकी अधिकता हो गई है? नाइट्रोजन। और किसकी? फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता हो जाने के कारण वहां पर क्या चीज निकल गए हैं? जलकुंभी, शैवाल इत्यादि आ गए हैं, जिससे मछलियों को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है और वहां से जीव जंतु मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। सुपोष से समझ में आ गया क्या होता है? सुपोषण या सुपोष से ये क्या होता है? जल में अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता हो जाए तब कहते हैं। अब देखिए, किसी भी जल के अंदर जो जीव रहते हैं उन्हें तो ऑक्सीजन चाहिए। मछली को देखिएगा ना, सुबह सुबह ऑक्सीजन ज्यादा लेती है, तो सुबह सुबह वो क्या आ जाती है? ऊपर आ जाती है। सुबह सुबह क्या आ जाती है? ऊपर आ जाती है। तो ऊपर, इसलिए कभी भी मछली को सुबह सुबह खाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन, उस समय ऑक्सीजन की क्या रहती है? कमी रहती है। तो मछलियों को ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसलिए चूना का पाउडर तालाब पर क्या करना चाहिए? छिड़क देना चाहिए। चूना का पाउडर छिड़केंगे ना तो वो ऑक्सीजन का डिमांड, ऑक्सीजन बना देगा उससे रिएक्शन करके। दूसरा, आप पानी को हौड़ दीजिए। हौड़ने का मतलब समझता है? ऐसे घिघोर दीजिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या करें? उसको हिला दीजिए पानी में। अब कई लोगों को, एगो लड़का को बोले थे कि मछली उछली पाला था, हिलाने के लिए तो बांस का फट्टा लिया था, उसी से हिलाता था और डेली 10 गो मछली सबका कपार फोड़ देता था। हम कह रहे मछलियां तुम्हारी मर जाएगी सर। उसको हिलाने का मतलब पानी हिलाते रहो ऐसे ऐसे कि के उसको डेली मार रहा है, 2-4 गो मछली का कपार फोड़ फोड़ ले आ रहा है, मर जाएगी तो सब मछली। उसको ऐसा हिलाइए कि मछली को डिस्टर्ब ना हो।
वहां पर एक देखेंगे ना, वहां पे एक पंखा आता है, पंखी, उसमें साइकिल उतार दीजिए तालाबवा में किनारे, ओकरे आधा चकवा डुबा के क्या कीजिए, चलाइए, ऑक्सीजन का मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसे कहा जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या कहा जाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये एक नॉर्मल रहता है। बायोकेमिकल डिमांड कैसा रहता है? नॉर्मल। लेकिन अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा अगर क्या कर रही है, बढ़ रही है, तो आप समझ जाइएगा आपके तालाब में अतिरिक्त जीव जंतु ज्यादा आ गए हैं, आलतू फालतू जीव जंतु क्या हो गए हैं, आगे ज्यादा आ गए हैं। अतः BOD, क्वेश्चन कहेगा BOD से हम किसे दर्शाते हैं, तो जल प्रदूषण से। BOD का फुल फॉर्म पूछेगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये ज्यादा होना चाहिए कि कम? कम रहना। ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है। ऑक्सीजन डिमांड मतलब पानी में आपके उल्टा सीधा चीज ज्यादा है, समझ में आ गया? अब ज्यादा चीज रह जाएंगे तो दिक्कत करेगा कि नहीं करेगा? मान के जो उसमें कीड़ा मकोड़े क्या हो गए, ज्यादा हो जाएंगे सब, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, किसी को दिक्कत? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD बोलते हैं। क्या कहते हैं? BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD बोलेंगे। किसी को दिक्कत? इसमें तीन क्वेश्चन बस BOD से पूछता है, या तो BOD का फुल फॉर्म बोलेगा, बोलिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बोला हो गया। दूसरा, BOD से हम किसे दर्शाते हैं, जल में। BOD का बढ़ना अच्छा या गलत? हाँ, ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब एक बार क्वेश्चन पूछा था, BOD 5 कितने दिन के ऑक्सीजन डिमांड को दर्शाता है? 5 दिन। BOD 10 कितना को? 10 दिन। BOD 2 किसको दर्शाएगा? 2 दिन। तो जितनी भी संख्या आगे लिखी रहेगी वो उतने दिन को दर्शाता है, जितनी संख्या आगे लिखी है उतने दिन को क्या करेगा, दर्शाएगा। BOD जल प्रदूषण को दर्शाता है कि वायु प्रदूषण? जल प्रदूषण को। BOD का बढ़ना अच्छा या गलत? BOD 6 का मतलब कितने दिन का ऑक्सीजन है? BOD के बढ़ने से जल प्रदूषण बढ़ता है या घटता है? BOD का फुल फॉर्म, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बताइए, किसी तालाब का BOD 6 है, कितने दिन के ऑक्सीजन हो गया आपको? जल प्रदूषण। बताइए, लोहा से, तांबा से, नाइट्रेट, आर्सेनिक। इतना मरियल की तरह जवाब देते हैं। कैडमियम। इटाई रोग में कौन सा अंग प्रभावित? मिनीमाता किसके कारण? पारागस। किसकी वजह से? पारा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन। कौन सा पोल्यूशन? सॉइल। इसमें कोई दिक्कत है बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्या हो गया? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल लिख लीजिए, ठीक है। सुपोष में किस चीज की अधिकता हो जाती है? नाइट्रोजन और फास्फोरस। हुसैन सागर किससे प्रभावित है? जलकुंभी से। कॉपर से कौन सी बीमारी? नाइट्रेट से, पारा से, आर्सेनिक। अब इसके बाद कौन सा प्रदूषण है? मृदा प्रदूषण। कौन सा? मृदा। मृदा के बाद कौन सा है? वायु प्रदूषण। देखिए, मृदा प्रदूषण को सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। क्या कहेंगे? सॉइल पोल्यूशन। हिंदी में बोलिए, मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण का मतलब मिट्टी में कमी। देखिए, मृदा प्रदूषण के दो कारण। मृदा प्रदूषण के कितने कारण? दो कारण। पहला होता है कि अत्यधिक मात्रा में क्या कर दीजिए, उर्वरक या कीटनाशक। अत्यधिक मात्रा में उर्वरक डाल दीजिए, उर्वरक, या फिर उसमें डाल दीजिए कीटनाशक। कीटनाशक अत्यधिक मात्रा में जब आप उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग करेंगे, आप बेंजीन हेक्साक्लोराइड डालेंगे, BSC, ट्राइक्लोरोइथेन डालिए, DSC डालिए, लिथाल डोज 50 डालिए,
अलग अलग टाइप के उर्वरक डालिए, इस सब के डीडीटी छिड़क दीजिए, बीएससी डाल दीजिए, LD 50, लिथाल डोज 50। लिथाल डोज 50 खतरनाक होता है, चूहा हुआ मर जाते हैं उससे, कीड़े मकोड़े। तो इससे डालने से, कीटनाशक वगैरह का प्रयोग करने, अत्यधिक प्रयोग करने से वो जमीन कैसी होती है, प्रदूषित हो जाती है, उसमें ऑक्सीजन वगैरह या जो जरूरी उर्वरक है उनकी मात्रा घट जाती है। दूसरा होता है इरोजन की वजह से। किसकी वजह से? इरोजन। इरोजन मतलब क्या होता है? अपर्दन। अपर्दन क्या होता है? अपर्दन। देखिए, अगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या डाल देंगे? उर्वरक डाल देंगे, तो भी उसकी उर्वरक मेन क्षमता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और इरोजन यानी अपर्दन, हमेशा बाढ़ आएगा, पानी बकोट के लेके चल जाएगा, आंधी आएगा, मिट्टी की ऊपरी परत लेके चला जाएगा, नदी का बाढ़ आएगा, काट के मिट्टी लेके चला जाएगा। तो अपर्दन अच्छा नहीं होता है। अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी की ऊपरी परत का कटाव। ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मिट्टी में जितने भी जरूरी उर्वरक, फर्टिलाइजर, पोषक पदार्थ, न्यूट्रिशन रहते हैं, ये ऊपरी परत में ही रहते हैं। मिट्टी की जब ऊपरी परत क्षीण होने लगती है या खत्म होने लगती है, तो ऐसी स्थिति को रेह या कल्लर कहेंगे। क्या कहेंगे? रेह। इसी को क्या कहते हैं? कल्लर। रेह या कल्लर। ऊपरी परत से उर्वरक क्षमता घटने लगती है, तो प्रदूषण में क्या होती है? क्वालिटी में ही तो गिरावट आती है। तो ऊपरी परत में हल्का सा क्षीण हो जाना या घट जाना क्या कहलाएगा भाई? ये रे या कलर, रे या कलर के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा अपर्दन होने लगे, जैसे बहुत ही ज्यादा काट छाट नदियां करने लगे, तो काट छाट वही होता है जहां की मिट्टी कमजोर रहे या जहां की मिट्टी में बालू की मात्रा ज्यादा हो, नदी उसको काट के ले जाएगी। तो ऐसे अपर्दन को हम लोग अवनालिका अपर्दन कहेंगे। क्या कहेंगे? अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन कहेगा कि अपर्दन का मैक्सिमम स्टेज क्या कहलाता है? अवनालिका अपर्दन। अपर्दन का मैक्सिमम स्टेज क्या कहलाएगा? हाँ, अनालिका अपर्दन। अनालिका अपर्दन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं? यार लाइव वाले आप लोग ना कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता रहता है, दो चार को लाइवों में बैल होता है। इसे क्या कहेंगे बाबू? रेह या कल्लर। अत्यधिक अपर्दन हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? अनालिका अपर्दन। मैक्सिमम स्टेज हो जाता है। और एकदम खतरनाक हो गया तो बीहड़ बन जाता है। क्या बन जाएगा? बीहड़ बन जाएगा। इसे रियून कहते हैं। क्या कहते हैं? रियून। बीहड़ बहुत ही खतरनाक, इतना ज्यादा गड्ढा गुड्ढी कर दिया ना, उसी क्या कहते हैं? बीहड़। बीहड़ की जमीन में आप बाइक नहीं चला पाएंगे। कहीं जाएंगे तो 10 फीट का गड्ढा, 30 फीट ऊपर, 15 फीट नीचे, ऐसा टेढ़ टाड़ गढ़ा गढ़ही हो जाएगा। एक जगह पे 200-250 गढ़ा गुढ़ही कर दीजिएगा एक जगह अगल बगल में, वैसे ही क्या हो जाता है? बीहड़। अत्यधिक अपर्दन, कहीं से काट के इतना गड्ढा फेंक दिया, कहीं से उधर फेंक दिया, तो अत्यधिक मात्रा में जब अपर्दन हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? बीहड़। सबसे खराब स्थिति क्या हो जाती है? बीहड़। बीहड़ में आप साइकिल नहीं चला पाएंगे, बीहड़ में मोटरसाइकिल नहीं चला पाएंगे, बीहड़ में आप जाएंगे खेती नहीं हो सकता है। गड़ा गुड़ी में कैसे खेती कीजिएगा? बीहड़ काम आता है गुंडे बदमाश को छुपने के लिए। पहले गुंडा बदमाश कहाँ छुप जाता था? बीहड़ में। सबसे ज्यादा बीहड़ बनाती है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। सर्वाधिक बीहड़ बनाने का काम कौन नदी? सर्वाधिक बीहड़, सर्वाधिक बीहड़ चंबल नदी बनाती है। कहां पर है? राजस्थान में। यहाँ चंबल के डाकू सुने हैं? तो उस समय बीहड़ में बहुत खतरनाक। चंबल वगैरह में बीहड़ की मात्रा ज्यादा है, चंबल के नदी के द्वारा राजस्थान में। वहां गुंडा बदमाश, पुलिस की छापा पड़ेगा, कोनो कोनो गढ़ा में छुप जाएगा। और अब पुलिस छापा मारते रहिए, और पहले से छुपा हुआ है, ऊपर नीचे जैसे आएंगे वहीं पे मार देते हैं सबको। तो वहां डाकू वगैरह ज्यादा थे। आजकल तो ड्रोन सेटेलाइट का जमाना आ गया है। अब गुंडा बदमाश लोग को भी समझ में आ गया है कि किसका जमाना हो गया है? 5G का। अब गुंडाई होती है तो टेक्नोलॉजी से ही होती है। पहले गुंडाई पैसा के लिए तो होती थी, पैसा छीन लो। अब क्या जरूरत है छीनने का? OTP मांग लो। थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है। OTP, वन टाइम पासवर्ड। दो चीज ध्यान रखिएगा। OTP शेयर करने से पहले ये देखिएगा उस पर लिख देता है ये किस चीज का OTP है। आधार कार्ड का OTP है, इनकम टैक्स का OTP है, GST का OTP है, आपके बैंक का OTP है। ऐसा नहीं कि कुछ का कुछ OTP दे दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं?
नौटंकी नहीं, नहीं तो आपका पैसा खाली हो जाएगा। अब बैंक इस पे हाथ खड़ा कर देती है। आप ये मत सोचिएगा कि बैंक आपके लिए खड़ी रहेगी, क्योंकि बैंक का काम होता है कि भाई आपके एंड से हुआ है, आपने ओटीपी शेयर किया है, हम पैसा दे दिए। वो क्या करते हैं, लोग बहुत प्रोफेशनल होते हैं, पैसा इधर उधर निकाल के कैश कर लेते हैं, फिर अकाउंट में वो लोग छोड़ते ही नहीं है। तो पहले चंबल में डाकू थे सब, अभी ऑनलाइन डाकू हो गया है। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? वन टाइम पासवर्ड ओटीपी होता है। हाँ भाई, साइबर क्राइम बोलते हैं, सही बोल रहा है। इसको क्या कहा जाता है? साइबर। साइबर क्राइम के बढ़ने का मुख्य कारण होता है अज्ञानता। बहुत से लोग अज्ञानतावश कोनो काम कर देते हैं, जिस वजह से क्या बढ़ जाता है? साइबर क्राइम। आप सजग रहिए, समझदार रहेंगे, साइबर क्राइम नहीं होगा। पान सिंह तोमर मूवी, हाँ पान सिंह तोमर मूवी किस पर थी? यही बिहार में, चंबल के बिहाड़ों पर थी। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा प्रदूषण बाबू? मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण में खेतों में अत्यधिक उर्वरक या कीटनाशक से क्या जल प्रदूषण होगा? हो जाएगा। इसमें आप खूब ज्यादा कीटनाशक डालिएगा, बाढ़ आएगा तो सारा पानी बाढ़ में मिल जाएगा। बाढ़ का पानी लास्टली कहाँ चला जाएगा? नदी में। और नदी में क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण। तो हर एक कई प्रदूषण एक दूसरे से जुड़े भी रहते हैं। एयर पोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पोल्यूशन एयर पोल्यूशन। इसे हिंदी में कहेंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में एरोसोल सबसे मेन भूमिका निभाता है। एरोसोल क्या कहते हैं? हवा में उड़ रहे धूल कण को क्या कहा जाता है? एरोसोल। आप कंबल ऐसे झाड़िएगा, उसमें से क्या निकलेगा? एरोसोल। समझ में क्या निकलेगा? एरोसोल निकलेगा। अब जैसे इधर कुछ किसका रुमाल छूटा जी? लड़की सबका। इसको झाड़ देंगे तो इसमें से क्या निकलेगा? एरोसोल। क्या निकलेगा? एरोसोल। इसको झाड़ने पे क्या निकलता है? एरोसोल। और घूम के क्या करेगा? प्रदूषण कर देगा। यहाँ पर ले के जाया करो, लड़की सब कुछ कुछ छोड़ के चल जाती है, ये सब सामान वामान लेके जाया करो। एरोसोल का काम समझ में आ गया? हाँ, हवा में उड़ रहे छोटे छोटे धूल कण को क्या कहते हैं? एरोसोल। क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था, कहा था कि एरोसोल का संबंध किस प्रदूषण से है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि, कौन सा प्रदूषण? हवा में उड़ने वाले धूल कण को क्या कहेंगे? एरोसोल। क्या कहेंगे? एरोसोल के नाम से जाना जाता है। यह एरोसोल सबसे ज्यादा सीमेंट उद्योग में होता है। सीमेंट बहुत पतला होता है, बारीक होता है, देखे होंगे। सीमेंट उद्योग में ना एस्बेस्टस और उसके जो कण होते हैं वो हवा में क्या होते हैं? उड़ते रहते हैं। तो मास्क जो बना था ना, एक्चुअली डॉक्टर और एरोसोल उद्योग वालों के लिए ही बना था। डॉक्टर सबके लिए मास्क लगाना जरूरी था, बीमारी ना फैले। और कोरोना ने तो पूरा मास्क को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया यहाँ पर। लेकिन आप लोग तो ढीठ हो गए हैं और कोरोना बहुत जल्दी, बस 20 दिन का और बात है, 20 दिन के अंदर अंदर हम लोग वैक्सीनेशन के मामले में पहुंच जाएंगे 95 करोड़। अभी तक 83 करोड़ वैक्सीन लग चुका है। जिस दिन हम लोग पहुंचेंगे 1 करोड़ मतलब 100 करोड़ के पास, उस दिन कोरोना खत्म। बाय, भागो भागो यहाँ से, कोरोना क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो डॉक्टर्स के लिए मास्क बना था। सीमेंट उद्योग में जाएंगे, इतना सीमेंट उड़ते रहता है, एस्बेस्टस। सीमेंट में क्या होता है? पत्थर के छोटे छोटे कण होते हैं, जिसे क्या कहेंगे? एस्बेस्ट। वो हवा में उड़ रहा होता है, आप सांस लेते रहिएगा, वो धीरे धीरे जाते रहेगा। एरोसोल दिखता है। अभी जो हम रुमाल से झाड़े हैं, ये किसके नाक में गया होगा? कुछ पता है? तो एस्बेस्टस जो होता है वो, हाँ उगरो गया होगा। तो सीमेंट उद्योग में जो रहेगा, दिन भर बेचारे के नाक में क्या जाते रहता है? एस्बेस्टस। इसलिए उसको मास्क देना जरूरी रहता है। और वैसे बीमारी होते होते फेफड़ा में धीरे धीरे क्या जमने लगेगा? सीमेंट। और सीमेंट जमेगा, फेफड़ा में पहले से पानी रहता है, उस फेफड़ा को क्या कर देगा? सड़ाने लगता है। इसे व्हाइट कैंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट कैंसर। सीमेंट उद्योग में काम करने वालों में एस्बेस्टस के धूल कण नाक में जाते रहते हैं, इससे उत्पन्न बीमारी को हम लोग व्हाइट कैंसर कहते हैं। कौन सा कैंसर? व्हाइट कैंसर। कौन कैंसर? व्हाइट कैंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? व्हाइट कैंसर किस उद्योग में होता है? हाँ, सीमेंट उद्योग में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कब होगा? कब होगा? जब आप सीमेंट उद्योग में लंबे समय से काम करते रहेंगे तब। ऐसा नहीं कि सीमेंट फैक्ट्री घूमने गए, व्हाइट कैंसर लेके चला।
ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। तो पहला तो आप एरोसोल समझ में आ गया, क्या होता है एरोसोल? हवा में उड़ रहे छोटे छोटे धूल कण को क्या कहते हैं? एरोसोल। धूल कण क्या कहलाता है? एरोसोल। आंधी वगैरह देखते होंगे, लूह वगैरह चलता होगा, देखते होंगे, एरोसोल आता है, पूरा धूल ऐसे रख देता है। बारिश के बाद एरोसोल क्या हो जाते हैं? ढक जाते हैं। एरोसोल ढक, ये एरोसोल अलग अलग चीजों के टुकड़े होते हैं। अलग अलग चीजों के क्या होते हैं? टुकड़े। कहीं डीजल का धुआं, पेट्रोल का धुआं, ये सब क्या बन के जा रहा है? एरोसोल बन के जा रहा है। हवा में वो क्या होने लगते हैं? तैरने लगते हैं। अब बारिश होता है तो वही लेके बरस जाते हैं। तो बारिश के बाद एरोसोल की मात्रा घट जाती है। बारिश के बाद एरोसोल की मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है। आगे बढ़े। अब इसमें अलग अलग गैसों से अलग अलग प्रदूषण होता है। कहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड से कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, CFC, HFC, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सबका अलग अलग होता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं जो सबसे घातक होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, ऑक्सीजन जहां रहता है उसे ऑक्साइड कहते हैं, और कार्बन जो है कार्बन, कार्बन और ऑक्साइड, एगो रहेगा तो मोनो, दूगो रहेगा तो डाई। तो ये कार्बन एगो है तो मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो माने एगो, और दूगो रहता तो डाई, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड। ये होता ही नहीं बन पाता ये, समझ में गया? तो कौन सा हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लिखना पड़ेगा कि इसका नाम कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले कि ये अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, ये बताओ बाबू कि कितना को आप याद रख सकते हैं? अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। जिस तरह आप लड़का लड़की देख के फर्क बता देते हैं ना कि लड़का है कि लड़की है, समझ में गया? उसी तरह गैसों को भी देख के बता नहीं सकते कि अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा। देखिए, OH रहेगा तो क्षारीय होगा, बताइए NaOH क्या है? क्षारीय। ऑक्सीजन अगर रहेगा तो उदासीन होगा, लेकिन ऑक्सीजन एक से ज्यादा हो गया तो अम्लीय हो जाएगा। बताइए, ये हम आपको ऑप्शन देते हैं, ये उदासीन की अम्लीय हो गया? अगर एक ऑक्सीजन है तो उदासीन, एक हो तो बिजली तड़कती है तो NO गैस निकलता है, कैसा है ये? उदासीन, न्यूट्रल। उदासीन को क्या कहते हैं? न्यूट्रल। इसका pH कितना रहेगा? 7। तो ये कैसी गैस है? उदासीन। कैसी गैस है? उदासीन है। कैसी है? उदासीन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये जल में घुल जाती है, जल में घुलनशील, ये केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा, जल में घुलनशील होगा कि नहीं होगा, ठीक है? वो यहाँ इतना इजीली बायोलॉजी में समझ में नहीं आएगा। हालांकि जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो सब समझ में आएगा। जल में घुलनशील होगा कि बेंजीन में घुलनशील होगा, दो जगह तो घुलवे करेंगे, या तो सबसे बेंजीन में घुलो या तो जल में। जल में घुलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। बेंजीन में, बेंजीन कार्बन का बना होता है तो कहेंगे कार्बनिक विलायक होता है। बेंजीन में घुलेगा तो सोचो अल्कोहल में जाएगा, समझ में? वो तो केमिस्ट्री का टॉपिक है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसका ज्यादा ध्यान से कर। एक और क्वेश्चन पूछता है, हवा से भारी की हवा से हल्का? भारी की हल्का? एक बात बताओ, अगर हम आपसे कहें कि आपका वजन हमसे भारी है या हल्का है, तो पहले आपको हमारा पता होना चाहिए कि नहीं? हाँ, कितना होंगे हम? 70, 72, 75? राउंड द फिगर 70 क्या? 80? ना यार, 80 ना हो गया। तुम लोग बायोलॉजी छोड़ के हमारे वजन पे चला गया। अप्रॉक्स मान लो 70। अब इसमें से बताइए हमसे भी भारी कितने लोग हैं? होगा लोग यार, इतना शर्मा कह रहा है। एवरेज 70 मान लो। हमसे हल्का? ज्यादातर हमसे हल्के हैं सब। हाँ, लड़की से तो 20 किलो की है सर। लड़की को कहो कितना किलो को? 20 किलो को कहोगी तो बगल में देखिएगी कौन? 18 किलो के हम हैं। चलो ध्यान दो इधर। तो सबसे पहले कौन सा चीज हल्का है या कौन सा चीज भारी है, इसको पता करने के लिए आपको दोनों का वेट पता होना चाहिए। दोनों का क्या होना चाहिए? पता। अदरवाइज में आप हवा में हैं, ऐसे नहीं पता कर पाएंगे। हवा का जो एवरेज जो भार रहेगा वो 28 मान के चलेंगे। कितना? 28। हालांकि 28.8 होता है, आप कितना मान के चलेंगे? 28। अब इसको पता करना है भारी है कि हल्का। कार्बन का अणुभार, कार्बन होता है 6, इसका अणुभार 12, तो 12। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 8 दूनी 16, 16 12 जोड़िए। हाँ,
जल ये वायु के लगभग क्या होता है, बराबर। लगभग क्या होता है भाई, बराबर होता है। आगे बढ़ जाते हैं आप, तो ये उदासीन हो गया, लगभग वायु के भार के बराबर होता है। इसके पास कोई कलर नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है, कोई गंध नहीं होता है, ना ही कोई टेस्ट होता है। तो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, कोई टेस्ट नहीं, कोई कलर नहीं, कोई स्मेल नहीं। तो इसका ये कैसा होता है, हर मामले में उदासीन। रंग होगा, गंध होगा, क्या इसमें कोई स्मेल आएगा, नहीं आता है। ये पूरी ये उदासीन होता है। रंगहीन, गंधहीन, ये सब लिखना पड़ेगा जी, सब इसमें नहीं होता है। वायु के लगभग भार के कैसा होता है, बराबर। कुल वायु प्रदूषण का 50% ससुरा अकेले कर देता है। टोटल वायु में जितने प्रदूषण है उसका 50% अकेले कौन कर देता, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन पूछेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे तेजी से रिएक्शन किससे करता है, हीमोग्लोबिन से। देखिए ध्यान से, हमारा हीमोग्लोबिन जो है वही फेफड़े तक आके ऑक्सीजन ले जाता है। हमारा फेफड़ा ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करता है। हमारा फेफड़ा पानी की उस टंकी के समान है, जैसे पानी टंकी ऊपर रहता है, समझ में आ गया कि नहीं गया। तो वैसे ही हमारे शरीर में हवा की टंकी कौन है, फेफड़ा। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कहाँ चल जाता है, फेफड़ा में। इस फेफड़ा में हम जब सांस लेते हैं ऐसे, तो नाइट्रोजन गया 78%, ऑक्सीजन गया 21%, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सारा चीज गया धीरे। अब इसमें हमारे हीमोग्लोबिन का काम है, किसका, हीमोग्लोबिन। HG लिख दिए। हीमोग्लोबिन का काम है कि वह किसको अंदर छाटे, इसमें ऑक्सीजन को। किसे छाटते हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को इन सारे गैसों में छाटने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। कौन करेगा, हीमोग्लोबिन अगर नहीं रहेगा तो आप सांस लेते रह जाएंगे, कोई फायदा है। अब बताइए, हीमोग्लोबिन तभी बनेगा जब आपके शरीर में आयरन की मात्रा, ये बताइए आपके शरीर में आयरन की मात्रा कम, तो हीमोग्लोबिन बनेगा। और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो फेफड़े से ऑक्सीजन कौन ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। आपको कौन बीमारी होगी, एनीमिया। ऑक्सीजन जाएगा नहीं, धीरे से क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। इसे इसके लिए लोहा चबाइए। क्या लोहा चबाएंगे तो सही हो जाएंगे हम। कब चबाइएगा उसको, नैनो पार्टिकल, किसमें, नैनो, दिखबे नहीं करता, एकदम पार्टिकल्स में रहता है। नैनो पार्टिकल बना देगा, फिर उसको दवा में मिला देगा, आप आयरन की गोली खाते रहिए। गर्भवती महिलाओं को अक्सर आयरन की कमी हो जाती है, क्योंकि पेट में जो बच्चा रहता है उसको आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो किसको लेके जाता है, हाँ। लेकिन हीमोग्लोबिन का पहले से चक्कर चलल है केकरा से, कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में गया। अब मान के चलिए आप किसी के साथ टेम्परोरी हैं, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कैसे रहता है, टेम्परोरी। लेकिन आपका मेन जेकरा से चक्कर चलल है, अगर वो मिल गया तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे, बकलोलवा कर रहा है दोनों को। लड़का का दिल होटल होता है। उसमें कोई आए, किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके लिए क्या, सबके लिए समान होता है। लड़कों का दिल बहुत बड़ा होता है, सबके लिए जगह है, घर वाली के लिए, बाहर वाली के लिए, दोस्त की पत्नी के लिए, सबके। बहुत कचरा होता है, समझिए ध्यान से। अब हीमोग्लोबिन जो है, इधर देखो, हीमोग्लोबिन किसको लेकर जाता है, ऑक्सीजन। लेकिन एक्चुअली हीमोग्लोबिन दिल से किसे पसंद करता है, किसे, कार्बन मोनोऑक्साइड। दिल से किसे पसंद करता है, समझ गया कि नहीं। अब हीमोग्लोबिन को समझिए कृष्ण भगवान, ये हो गई रुक्मणी, ये हो गई राधा। समझ आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत, अब समझ रहे। अब हमारे, अगर मान के चलिए हम ऐसे सांस लिए, नाइट्रोजन गया, ऑक्सीजन गया, सब कुछ गया, कहाँ गया, फेफड़ा में। छांटने का काम किसका, ऑक्सीजन के साथ साथ मोनोऑक्साइड भी गया है। क्या गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए हीमोग्लोबिन किसके साथ चल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के। यहाँ किसको छोड़ देगा, फेफड़ा को। फेफड़ा में ऑक्सीजन को छोड़ देगा, नाइट्रोजन वगैरह छोड़ देगा। तो फेफड़ा कहेगा आप निकलो लोग, जो बच गया लोग निकलो, फेंक देगा किसको, ऑक्सीजन को। क्योंकि जितना को हीमोग्लोबिन ले जाना है लेके चल जाता है, बाकी को फेफड़ा बाहर फेंक देता है। तो हीमोग्लोबिन किसको लेके चल गया, कार्बन। कहा कि चलो भाई बहुत दिन बाद भेंट हुआ है, चलते हैं। आपके शरीर में किसकी कमी होने लगेगी, ऑक्सीजन। धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होगी। ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी होगी, ब्रेन काम करना छोड़ेगा। धीरे धीरे हर अंगों को ऑक्सीजन की
कमी होगी। सबसे पहले ब्रेन को कमी होगी, ब्रेन का होगा चक्कर आएगा, आप हो जाएंगे, नींद आएगा, आप हो जाएंगे बेहोश हो जाएंगे। फेफड़ा को ऑक्सीजन की कमी होगी, फेफड़ा काम करना छोड़ेगा। दिल को ऑक्सीजन की कमी होगी, वो छोड़ेगा। किडनी छोड़ेगा, सब छोड़ देगा। आधा घंटा में आप इस प्राण को, आपका प्राण छोड़ देगा, आप इस दुनिया से चले हो गए। इस ससुरा दूगो के चक्कर में आदमी मारा गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड कभी भी आप मत सुनिएगा, वरना कार्बन मोनोऑक्साइड का पहले से चक्कर किससे है? किससे? लड़की लोग को समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान से आगे बढ़े। अब बात करते हैं भैया ये कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा कहां पर? तो आप जब कभी किसी ईंधन को जलाते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोलियम, किसी भी चीज को जलाते हैं तो उससे जो काले रंग की गैस निकलती है क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सोचिए इतनी जहरीली गैस होती है। मोटरसाइकिलों में से जो धुआं निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, गाड़ियों में से मोनोऑक्साइड, डीजल जलता है मोनोऑक्साइड, कोयला जलेगा मोनोऑक्साइड, लकड़ी जलेगी मोनोऑक्साइड। इतना खतरनाक, इसलिए जहां कहीं धुआं रहे वहां ज्यादा देर नहीं रुकिएगा। हाँ अलग बात है कि धुआं जब रहता है तो थोड़ा धुआं भी जाता है, थोड़ा ऑक्सीजन भी जाता है, थोड़ा थोड़ा। लेकिन एक जगह एक लड़का जो था, हॉस्टल का वार्ड बॉय था, वार्ड में समझते हैं, हॉस्टल में वार्डन जो होता है, तो वार्डन जो था वो खाना वाना बनाता था। बॉयज हॉस्टल था, उसमें खाना वाना नहीं बनता है, तो खाना बनाता था। ठंडी का दिन था, खाना बनाया। जो कोयला वाला चूल्हा होता है ना, कोयला अभी पूरी तरह, खाना बनने के बाद भी कोयला थोड़ा सा बच जाता है। वो सोचा कि ठंडी का दिन है, मस्त सोएंगे हम। कोयला वाला चूल्हा कहाँ घुसा लिया? कमरा में, दरवाजा बंद किया, लगाया चिटकिली, अंदर का रूम टेम्परेचर बहुत अच्छा हो गया, मस्त सोया। गधा कहीं समझ में नहीं आया कि 1 घंटा के अंदर अंदर इसके कमरे के अंदर का सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाए। तो ऑक्सीजन 7 छोड़ देगा और चूल्हा में से निकल रहा है 100 टन कार्बन मोनोऑक्साइड। वो बेचारा धीरे धीरे क्या सूंघा? मोनोऑक्साइड। उसको नींद आने लगा और सूंघा, चक्कर आया और सूंघा, बेहोश हुआ। धीरे 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 सुबेरे निकला। सुबेरे नाश्ता का टाइम हो गया, नाश्ता बना नहीं है। सब हल्ला करने लगा, सब लड़का सा, और क्लास जाना है, नाश्ता नहीं बना, ढकढका रहा है, खोलिए नहीं रहा। बाद में तूर के देखा गया कि बाबू तो गई लो। इसलिए कभी भी अगर आप घर के अंदर आग वगैरह जला के रखें, एक खिड़की खुला रखिए ताकि वहां से ऑक्सीजन आता रहे, वरना केवल कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा तो आप था हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समझ में आ गया? अगरबत्ती से भी निकलते बेचारा पूरा डर गया है करा कि सर तब तो अगरबत्ती से भी निकलता होगा भाई अगरबत्ती अपनी औकाते पर न निकालेगा। समझना क्या कि नहीं? कि ओझा हो जाए, आप भूत उतारते हैं क्या? जहाँ चुड़ैल उड़ैल रहती है सब भूत उतारना, वहां जो जलाया जाता है ना अगरबत्ती, झाड़ू ऐसा जलाया जाता है इतना झोंझे लेके ऐसे भूत प्रेत सब भाग जाए यहाँ से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उससे नहीं होता। अब जैसे यहीं पे हम 1 कुंटल कोयला जला दे तो थोड़ी ना कोई मरेगा, गर्मी लगे, क्योंकि इतना वेंटिलेशन का जगह है, इधर से भी ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बिखर जाएगा। लेकिन अगर जहां कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हुई आपको टपका देगा। दम घोटने वाली गैस किसे कहते हैं? हाँ, थ्रोटिंग गैस, गला घोटने वाली, दम घोटने वाली गैस कार्बन। पूरे पर्यावरण प्रदूषण का अकेले 50% कौन कर दे? अम्लीय है कि उदासीन है? हाँ? उदासीन। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब प्रदूषण में वायु प्रदूषण का आगे कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही।